प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2073 आपदा राहत। इस समय बैली चेंकिंग कुछ ज्यादा ही मजेदार लग रहे थे और सबको अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा था। तियानहाई सिटी एक बार फिर तबाह हो चुकी थी। ये नजारा जाना पहचाना लग रहा था, जैसे ये जगह हमेशा आपदाओं से घिरी रहती है। बैली चेंकिंग को इन सब चीजों से ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि जो इमारतें टूटती हैं उन्हें फिर से बनाया जा सकता है, पर जो लोग मर गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। बैली चेंकिंग की नजर है फंकी पर थी। उसे अच्छे से पता था कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। इसी वक्त अंडरग्राउंड शेल्टर से कम्युनिकेशन सिग्नल आया। मां झींग की आवाज गूंजी, मिस्टर बैली, आप ठीक है? बाहर की स्थिति कैसी है? अभी के लिए तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या लोगों की गिनती हो चुकी है? कितने लोग मिसिंग हैं? अभी पूरी गिनती नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस सुनामी में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मां झींग की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। तियानहाई सिटी की कुल आबादी 70,000 से 80,000 के बीच ही थी, और इस आपदा में करीब 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। ये 5000 लोग कोई आम लोग नहीं थे। हर कोई अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट था। ये नुकसान वाकई में बहुत भारी था। बैली चेंकिंग की आंखें थोड़ी लाल हो गई। उसने पहले भी मौत और बिछड़ने का मंजर देखा था, लेकिन इस बार ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ। उसने बहुतों को बचाया, पर बहुतों को नहीं बचा पाया। इसलिए हर एक जान जो गई, उसके दिल में गिल्ट छोड़ गई। अगर वो थोड़ा और ताकतवर होता तो शायद और ज्यादा लोगों को बचा पाता। वुलुयन एम्पायर। बैली चेंकिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नाखून उसकी हथेली में घुस गए। खून की बूंदें टपकने लगी, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। सिर्फ वही नहीं, फुइंग फोर्स के सारे सदस्य भी है फैंग की ओर गहरी नजर से देख रहे थे, दिल में अजीब सी कसक लिए। इस दुनिया में शांति और सुरक्षा कितनी महंगी चीजें हैं, ये उन्हें अब समझ में आया। क्या ये सब हमेशा के लिए नहीं टिक सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। फुइंग फोर्स के जवानों ने महसूस किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो अभी काफी मजबूत नहीं है। अगर वो ताकतवर बन जाएं, तो वो अपने अपनों को बचा सकते हैं। एक 16 साल का फुइंग फोर्स का रिजर्विस्ट सुबक रहा था। युद्ध से पहले वो सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन अब हालात ने उसे जबरदस्ती बड़ा कर दिया। अब उसे सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी है। आज पहली बार उसने इतनी भयानक तबाही देखी और वो इसे सहन नहीं कर पा रहा था। जाओ और खुद को मजबूत बनाओ। बैली चेंकिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो इंस्ट्रक्टर जो हमेशा कठोर रहता था, आज उसकी आवाज में भी नरमी थी। तभी तुम उन सबको बचा पाओगे जिन्हें तुम प्यार करते हो। बैली चेंकिंग ने एक लंबी सांस ली। तूफान बस शुरू हुआ है। उसे नहीं पता कि जब झंग यी लौटेगा तो वो उसे क्या जवाब देगा। इस बार वो घर की रक्षा करने में बुरी तरह नाकाम रहा, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर वुलुयन एम्पायर वाकई में उन पर हमला करना चाहता है, तो ये सुनामी सिर्फ शुरुआत है। बैली चेंकिंग ने झंग यी से सीधे संपर्क नहीं किया, क्योंकि झंग यी ने जाते समय बता दिया था कि ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें झंग यी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए बैली चेंकिंग उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसे याद आया कि डेंग शेंटोंग ने कहा था, अगर कोई बड़ी बात हो तो झू झेंग से नहीं बल्कि डेंग फैमिली से संपर्क करना। तो उसने तुरंत कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया और दूर ब्लिजर्ड सिटी में मौजूद डेंग फैमिली के मुखिया डेंग युआम्बो से संपर्क किया। मिस्टर डेंग, मैं बैली चेंकिंग बोल रहा हूं। तियानहाई में हमला हुआ है। ये सब वुलुयन एम्पायर के लोगों ने किया है। इस वक्त ब्लिजर्ड सिटी में डेंग युआम्बो को भी समुद्र किनारे की घटनाओं की खबर मिल चुकी थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, सिर्फ तियानहाई नहीं, और भी जगहों का हाल तियानहाई से ज्यादा खराब है।
बैली चेंकिंग एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर उसका चेहरा बदल गया। आपका मतलब है दोघाई सिटी? तिएनहाई की आबादी 1 लाख से भी कम है, पर दोघाई सिटी तो सीधा समुद्र के किनारे बसा हुआ है और वहां की परमानेंट आबादी 10 लाख से भी ज्यादा है। सिर्फ नेवी में ही 2 लाख से ज्यादा सैनिक है। अगर इतनी बड़ी सुनामी दोघाई सिटी तक पहुंची तो नुकसान अकल्पनीय होगा। असल में दोघाई सिटी का नुकसान सबकी सोच से कहीं ज्यादा था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उस समय इप्सिलॉन लेवल के सभी एलियन फाइटर्स शहर से बाहर थे। XUANW, झुक और ली चंगोंग अभी भी सील्ड प्लेस में थे। सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें आ रही थी। ये किसी आखिरी दिन की तबाही जैसी थी जो पूरे शहर को निगल सकती थी। समंदर में मौजूद जहाज और सबमरीन्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे। लहरें शहर में घुस चुकी थी और अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर तक नष्ट हो गया। इस क्रिटिकल मोमेंट पर ली ग्वेंगजियाओ ने इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान एक्टिवेट किया। दोघाई सिटी में कई बड़े रेफ्यूज बेसेस पहले से बनाए गए थे, बिल्कुल तिएनहाई की तरह, और ये सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक झेल सकते हैं। बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड शरण में गए। कुछ लोग उड़ने वाले व्हीकल से आसमान में चले गए। सुप्रीम कमांडर होने के नाते ली ग्वेंगजाओ ने खुद अंडरग्राउंड जाकर शहर की रक्षा संभाली। ये विशालकाय सुनामी सिर्फ 2 घंटों में दक्षिण पूर्व तट के दर्जनों शहरों को निगल गई और 30 से ज्यादा शहरों को प्रभावित किया। लहरें उन्हें निगल रही थी और तापमान इतना ठंडा हो गया था कि अगर कोई जिंदा भी बचा तो भी जीना मुश्किल हो गया। ये सुनामी पूरी दुनिया को हिला देने वाला हादसा बन गया। शेंगजिंग रीजन ने तुरंत विशेषज्ञों को बुलाया और आखिर में ये नतीजा निकाला गया कि इतनी बड़ी तबाही प्राकृतिक नहीं हो सकती। ये जरूर किसी विशालकाय प्राकृतिक हथियार से बनी सुनामी है या फिर किसी शक्तिशाली एलियन द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई है। यही निष्कर्ष था जो सबसे करीब था सच के। पूरा हुएक्सू किंगडम दहशत में था। ब्लिजर्ड सिटी के हाईएस्ट कमांड सेंटर में जब ज़हू झेंग को खबर मिली, उसने चौंक कर पूछा, क्या झंग यी इस वक्त तिएनहाई में नहीं है? लैन जिनचिंग ने सिर हिलाया, नहीं, वो जा चुके हैं। ज़हू झेंग ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। अगर वो तिएनहाई में होते तो ये सब नहीं होता। लैन जिनचिंग ने भारी सांस ली। ज़हू शुआई, क्या उन्हें हर बात की रिपोर्ट देनी चाहिए? आपको कुछ भी नहीं पता। लैन जिनचिंग ने तुरंत पूछा, क्या हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए? ज़हू झेंग ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल। तिएनहाई भी जियांगनन रीजन का हिस्सा है। अब जब वो इस संकट से गुजर रहा है, हमें मदद करनी ही चाहिए। ऐसा करो, लोगों को ऑर्गेनाइज करो और जैसे ही सुनामी का खतरा कम हो, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करो। और हां, भरपूर सामान ले जाना मत भूलना। चैप्टर 2074, अंतिम लड़ाई। शेंगजिंग रीजन, अर्थ टेम्पल। जब से होतू वापस किनलिंग माउंटेन से लौटी थी, उसने खुद को टेम्पल ऑफ दी गॉड ऑफ अर्थ में बंद कर लिया था और फिर कभी मंदिर के द्वार से बाहर नहीं निकली। इतना ही नहीं, उसने शंग दाओवे और मेंग युजून को सख्त हिदायत दी थी, जब तक कोई बेहद जरूरी बात ना हो तब तक उसे डिस्टर्ब न करें। लेकिन इस बार बात वाकई में बेहद जरूरी थी। शंग दाओवे ने ठंडी उत्तर की हवा को झेलते हुए गहरे रंग की क्लोक पहनी और मंदिर के द्वार तक पहुंचा। फिर हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी। होतू, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करनी है। मंदिर के अंदर एक काली पर्दे के पीछे हो तू जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी काली ड्रेस पानी में फैले कमल की तरह बिछी हुई थी। उसकी काली आंखें छत को एकटक घूर रही थी। उसके चारों ओर बहुत सारे जेड चिप्स बिखरे हुए थे। शंग दाओवे की आवाज सुनकर होतू धीरे से उठी, अपने काले हॉलो लेस स्टॉकिंग्स वाले छोटे पैरों को स्कर्ट के अंदर समेटा और फिर पालथी मारकर बैठ गई। आ जाओ। उसकी आवाज बेहद शांत थी। किनलिंग माउंटेन से आने के बाद से वो उस रहस्यमय प्राणी द्वारा सिखाई गई बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कर रही थी। उसे पहली बार देखकर ही वो चौंक गई थी। हर बार जब वो उसे दोबारा देखती
तो नए भाव आते थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद उलझन बढ़ती गई और प्रगति रुक गई। शायद मैंने जल्दी मचा दी हो, तूने मन ही मन सोचा। शंग दाओवे ने मंदिर का द्वार खोला, धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और पर्दे के बाहर रुक गया। माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया हो, तूने कहा। क्या बात है, बताओ। शंग दाओवे ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर धीरे से बोला, पूरा दक्षिण पूर्वी तट एक विशाल सुनामी से तबाह हो गया है। कई शहर, जिनमें तियनहाई सिटी और दोघाई सिटी भी शामिल है, जलमग्न हो चुके हैं और भारी जनहानि हुई है। हो तू की आंखों में अचानक तेजी आ गई। क्या किसी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन ने हमला किया? शंग दाओवे ने सिर हिलाया। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये वुलुयन एम्पायर के लोग थे। हो तू के हाथों ने अपने कपड़ों की किनारी कस के पकड़ ली। वुलुयन एम्पायर के साथ पिछली लड़ाई ने तो पूरी हुएक्सू किंगडम को खत्म होने के कगार पर ला दिया था। अगर किनलिंग ड्रैगन क्लैन ने हस्तक्षेप न किया होता तो या तो सब मर चुके होते या फिर पपेट्स में बदल दिए गए होते। वुलुयन एम्पायर, हो तू ने दांत पीसते हुए एक एक शब्द दोहराया। ये लोग वाकई बहुत जिद्दी हैं, हर हाल में हमें मिटाना चाहते हैं। क्या पिछली हार से भी उन्हें सबक नहीं मिला? शंग दाओवे ने कहा। उन्हें ड्रैगन क्लान से अब भी थोड़ा डर है। शायद उन्हें यकीन नहीं है कि ड्रैगन हमेशा हमारी रक्षा करेंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने सिर्फ सुनामी से हमला किया और तटीय शहरों को डुबो दिया। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान झंग-यी के तियनहाई सिटी और दोघाई रीजन को हुआ है। अभी तक जो नुकसान हुआ है वो काबू में है, लेकिन मुझे डर है कि वुलुयन एम्पायर यहीं नहीं रुकेगा। हो तू ने यह सुना और उसे एक सवाल ने घेर लिया। उन्होंने सिर्फ साउथ ईस्ट कोस्ट पर ही हमला क्यों किया? अगर उन्हें फिर से युद्ध शुरू करना था तो इस तरह से करने का कोई तुक नहीं बनता। या फिर क्या वो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? शंग दाओवे ने सिर हिलाया। हमें यह पता नहीं चल सकता, लेकिन एक बात तो तय है, झंग-यी तियनहाई सिटी में नहीं है। झंग-यी, हो तू चुप हो गई। झंग-यी की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि हो तू जैसी भी उसकी शक्ति से चौंक जाती थी। अब उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। वो चाहे तो खुद ही फैसला लेता है। अगर कभी किसी को कुछ बताता है तो वो सिर्फ औपचारिकता होती है। हो तू ने शांति से कहा, जब तक झंग-यी वापस नहीं आता हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, हमें इंटेल इकट्ठा करनी है और पता लगाना है कि वुलुयन एम्पायर क्या प्लान कर रहा है। दूसरी बात, तुरंत सप्लाईज और मैन पावर जुटाओ और राहत कार्य शुरू करो। शंग दाओवे ने सिर हिलाया। मैंने मेंग शुआई से बात की है, उन्होंने सुबह से इसकी तैयारी शुरू कर दी है, पर हमें दूसरी जंग के लिए भी तैयार रहना होगा। हो तू को सिरदर्द महसूस हुआ। असल में हुएक्सू किंगडम के हर रीजन को डर था कि वुलुयन एम्पायर फिर से हमला करेगा। पिछली बार ड्रैगन क्लैन ने सिर्फ इसलिए मदद की थी क्योंकि वो एक फेवर चुकता करना चाहते थे। अब वो फेवर खत्म हो चुका है। शेंगजिंग और ड्रैगन क्लैन के बीच संबंध सिर्फ इसलिए बने थे क्योंकि शेंगजिंग ने खुद बढ़कर संबंध बनाए थे। अगर अब उनसे उम्मीद की जाए कि वो फिर से वुलुयन एम्पायर के खिलाफ लड़े तो शायद वो कोई जवाब ही न दे। हो तू का सिर दर्द इसलिए था क्योंकि वो दोबारा इतना खतरनाक युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी। हालांकि वो कभी हुएक्सू किंगडम की सबसे बड़ी वॉरियर मानी जाती थी, लेकिन वो अभी भी 20-22 साल की एक लड़की थी। अंदर से उतनी मजबूत नहीं थी। किसी देश के अस्तित्व का बोझ उठाना उसे थका देता था। हो तूने धीरे से आंखें बंद की। जाओ तैयारी करो, पर हमें झंग-यी के आने तक इंतजार करना चाहिए। तभी तय करेंगे क्या करना है। कम से कम उसके आने से बोझ थोड़ा बांटने वाला कोई तो होगा, और अगर वो और ताकतवर हो गया हो तो शायद जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ले और मैं थोड़ा आराम कर सकूं। हो तू ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ सोचा। शंग दाओवे के जाने के बाद उसने पास रखा हुआ सफेद जेड चिप उठाया, आंखें बंद की और ड्रैगन क्लैन द्वारा सिखाई गई विद्या को ध्यान से याद किया। फिर उसने जेड चिप को हवा में उठाया जैसे
कोई परी आसमान में कुछ छोड़ रही हो। वो जेड चिप्स हवा में रुक गए और एक जटिल बगुया फॉर्मेशन का आकार ले लिया। ये बहुत हद तक उस सीलिंग टेक्निक जैसा लग रहा था जिसे चंग लियो ने सील्ड प्लेस में इस्तेमाल किया था। दूसरी ओर वुलुयन एम्पायर के भीतर ये सबको पता था कि ग्रैंड मार्शल झेंग लो अपने बेटे की मौत का गम से नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसने हुएक्सू किंगडम के खिलाफ सबसे भयंकर मिलिट्री रिवेंज का आदेश दिया। लैंडिंग ऑपरेशंस में रिस्क था और वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि ड्रैगन क्लैन ने सिर्फ इसलिए दखल दिया था क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को बचा रहे थे। इसलिए झेंग लो ने सीधे सी ब्लॉकेड का आदेश दे दिया। सुनामी से तटीय शहरों को डुबोना ये तो सिर्फ पहला कदम था। अब से जो भी हुएक्सू किंगडम से पैसिफिक ओशन के जरिए बाहर जाएगा, चाहे वो इंसान हो, जहाज हो या एयरक्राफ्ट, वुलुयन एम्पायर की सेना उसे मार डालेगी। अगर समुद्र में कोई हुएक्सू कंट्री का आदमी मिले, उसे वही मार दो। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। अभी अंत का दिन नहीं आया है, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता और ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। केओस, तू नीच पहली पीढ़ी का इंसान। मैं तुझे खुद अपने हाथों से दुनिया के सबसे दर्दनाक और क्रूर तरीके से मारूंगा। हाल के दिनों में वुलुयन एम्पायर की सेना लगातार झेंग लो की पागल चीखें सुन रही थी।